Hello, children. Myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2, which is the end of bipolarity, and this is the seventh part. In previous video, we have discussed about the shock therapy, which was given by IMF and World Bank. तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि consequences of shock therapy. What was the consequences of the shock therapy? कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकल करके सामने आए जब शॉक थेरेपी दी गई, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। हम लोग पहले इसको देखते हैं कि उस शॉक थेरेपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो व्हाई दिस चेंज वे ब्रॉट, तो ये जो शॉक थेरेपी के द्वारा जो चेंज लाए जा रहे थे वो क्यों लाए जा रहे थे, इसके पीछे कारण क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चेंज वॉज टू अडॉप्ट कैपिटलिज्म इन द प्लेस ऑफ सोशलिज्म। कैपिटलिज्म की जगह पे सोशलिज्म को लेके आना था, क्योंकि वो जो सोशलिस्ट ब्लॉक था या कम्युनिस्ट ब्लॉक कहें या सेकेंड वर्ल्ड कहें, जो भी कहें, या यूएसएसआर कहें उसको, उसमें लोग 70 साल से सोशलिज्म के साथ जी रहे थे। एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी वहाँ की, और सारा कुछ उसी ढंग से बना हुआ था जिस तरह से एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट में होती है, चीज़ें उस तरह से बनी हुई थी। अब उन सारी चीज़ों को एक तरह से ख़त्म कर कर वहाँ पर एक नए ढंग से कैपिटलिज्म को लेकर के आना था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेकर के आना था। तो ये जो चेंज वो चाह रहे थे, ये चेंज उनको चाहिए था, क्योंकि इसी के लिए ये सारा कुछ हुआ, और इसी के लिए जो है ये सेकेंड वर्ल्ड जो है कोलैप्स हुआ, क्योंकि दे वर नीडेड कैपिटलिज्म। तो मेन ऑब्जेक्टिव उनका यही था कि कैपिटलिज्म किस तरह से लेकर के वो लोग आए। टू अचीव दिस गोल, ये जो उनका गोल था, कैपिटलिज्म को पाने का जो गोल था उनका, वॉज नॉट ईजी। ये कोई आसान काम नहीं था उनके लिए कि तुरंत से आज सोशलिज्म को ख़त्म कर दें और कल से कैपिटलिज्म को अपना लिया जाए। ये एक लंबा प्रोसेस होने वाला था, और इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आने वाले थे। तो एंड द चेंजेस ब्रॉट इकोनॉमिकल पॉलिटिकल चैलेंजेस फॉर द पीपल ऑफ द इंटायर रीजन। इस पूरे इंटायर रीजन के लोगों के लिए बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज हो रही थी, और एक नए ढंग से उनको सामने लेकर के आया जा रहा था। तो आइए उन जो चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और अदर चेंजेस जो थे, जो हो रहे थे, उनके परिणाम स्वरूप हम लोगों को क्या देखने को मिला उस समय, उसको आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग। आइए बच्चों, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, द लास्ट स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स। जो सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वहाँ की, वो सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट के हैंड में थी, यानी कि स्टेट्स उनको देखती थी। अब जब सोशलिज्म वहाँ समाप्त हो गया, तो ये एकदम काम करना बंद कर दी, और अब जो है इनका कोलैप्स होना एकदम निश्चित था कि ये कोलैप्स कर गई, यानी कि इनका जो मालिक था यानी स्टेट, वो अब है ही नहीं। तो हु इज़ गोइंग टू रन दिस इंडस्ट्रीज। अब सवाल ये था कि इन इंडस्ट्रीज को कौन चलाएगा। जो इंडस्ट्रीज अभी तक स्टेट चलाती थी, अब स्टेट है नहीं, तो उन इंडस्ट्रीज को चलाएगा कौन, ये प्रश्न वहाँ सामने आ गया, और ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें अब कोलैप्स कर गई। About 90% of its industries were put up for sale to private individuals and companies. अब ये जो कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो एक समय था कि यूएसएसआर एक पिन से लेकर के एक कार तक बनाता था, और सारी इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे, रशिया जैसे कंट्रीज में। तो अब कौन चलाएगा इनको, तो इनको चलाएगा 90% ऑफ इंडस्ट्रीज वर पुट इन टू सेल। अब इनको नीलाम किया जाने लगा, सेल लग गए इनके, और इनको प्राइवेट और इंडिविजुअल कंपनीज, प्राइवेट हैंड में कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी खरीद सकता था, या कोई प्राइवेट कंपनी, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि फ्री ट्रेड हो गया था और तमाम बाउंड्रीज को खोल दिया गया था, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गई थी। तो बाहर के देश से भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आके इन कंपनीज को खरीदना शुरू कर दी। The restructuring was carried out through market forces and not by government.
direct industrial policies, it led to the virtual disappearance of entire industries. जो ये हो रहा था, ये प्रक्रिया जो शुरू हुई नीलामी की और जो सारी प्रक्रियाएं थी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टीज इनटू इंडिविजुअल और इन प्राइवेट हैंड्स, ये जो प्रोसेस था ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जा रहा था, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जा रहा था, ये सीधे सीधे इस पॉलिसी पे था कि जिस तरह से इकोनॉमी चलती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है, वो चलती है डिमांड एंड सप्लाई पे। यानी कि जो पीपल्स का वो प्रॉपर्टी है, स्टेट का प्रॉपर्टी जो भी होगा वो पीपल्स का प्रॉपर्टी होगा निश्चित रूप से। तो लोग उनके ये है, तो लोग उसको चला नहीं सकते, इसलिए लोग उसको बेचेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल्स। तो लोगों को टोकन्स बांट दिए गए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंडस्ट्री बिकने वाली है, तो उसमें आपका जो हिस्सा हुआ उसका टोकन आपको मिल गया। अब वो जितने भी प्राइस पे बिकेगी, वो इंडस्ट्री जितने भी प्राइस पे बिकेगी उसका उतना हिस्सा आपको मिल जाएगा। ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया और इसके पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, पीपल्स खुद ही इसको अरेंज कर रहे थे। इट लीड टू द वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ द इंटायर इंडस्ट्री। और एक समय ऐसा आया कि लगा कि सारी इंडस्ट्रियां खत्म हो चुकी हैं फ्रॉम दिस यूरोपियन स्टेट्स जो थी, रशिया और उसके जो एलाइज कंट्रीज थी, यूएसएसआर जो था, उसकी जितनी भी कंट्रीज थी, सब में एक समान ये हाल था उनका। दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। इसको लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री कहते हैं कि हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा जो था वो इस टाइप का गैरेज सेल था, जिसमें मतलब बहुत कम पैसे में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ मिल रही थी लोगों को। तो प्राइवेट जो लोग थे, इंडिविजुअल्स थे या बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ, बट पीपल्स को कोई फ़ायदा वहाँ हुआ नहीं। एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वेर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रोन अवे प्राइस। जिस तरह से हम लोग सामान, घर का कबाड़ जो होता है उसको हम लोग फेंकने से बढ़िया होता है कि कबाड़ वाले को दे देते हैं, भंगार वाले को दे देते हैं। तो ये जो भंगार के रेट में जो इंडस्ट्रियाँ सारी वो बिक गई थ्रोन अवे प्राइस पे, कि मैंने फेंकने से बेहतर है कि इनको दे दिया जाए। ये स्थिति हो गई थी उस समय, और इसीलिए ये कहा गया कि ये लार्जेस्ट गैरेज सेल था हिस्ट्री का, कि बहुत खराब स्थिति में उस समय पहुंच गई थी ये कंट्रीज। द वैल्यू ऑफ दिस एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वेयर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट द थ्रोन अवेज प्राइस। थ्रोन अवेज प्राइस पे इनको सेल आउट किया जा रहा था। द वैल्यू ऑफ रूबल, वहां की करेंसी थी रशिया की रूबल, तो द वैल्यू ऑफ द रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली। और अचानक से जो है रूबल की कीमत गिर गई, यानी रूबल जो पैसा है, रूबल जो मनी है, उसका अपना एक वैल्यूएशन होता है, वो वैल्यूएशन गिर गया। द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट द पीपल लॉस्ट देयर सेविंग्स। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब रुपये की कीमत गिरती है तो निश्चित रूप से वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, गुड्स की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, तो बहुत सारे पैसे लेकर भी थोड़ा सा सामान मिलता है इन्फ्लेशन में। यानी कि 100 रुपये में एक चॉकलेट मिल जाए, इस टाइप की सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो गई थी। द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट द पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम disintegrated, leaving peoples without food security, and Russian started to import food. अब जो था कि जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें फूड की सिक्योरिटी वो अपने पीपल्स को देती है कि आप कुछ करें या ना करें या किसी भी तरह से हो, तो आपको भोजन तो मिलेगा, फूड की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी एनी हाउ। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन ए सोशलिस्ट कंट्री या सोशलिस्ट सिस्टम कहिए उसको, कि उसमें सबको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है थ्रू द गवर्नमेंट। अब ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फूड सिक्योरिटी पे निर्भर थे उस समय। अब जैसे ही ये कोलैप्स हुआ, वो फूड सिक्योरिटी भी ख़त्म हो गई। तो अब ये स्थिति आ गई कि वहाँ के रशियंस को फूड को इम्पोर्ट कराना पड़ रहा था, बाहर से खरीद कर मंगवाना पड़ रहा था। The real GDP of Russia
in 1919, in 1999 was below that it was in 1989. जैसा कि हम जानते हैं कि इसका डिसइंटीग्रेशन रशिया का सोवियत संघ का हुआ था 1991 में, और ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं ये 1989 के दिए जा रहे हैं। तो यानी ठीक डिसइंटीग्रेशन से पहले जो जीडीपी थी वहाँ की, वो 10 साल बाद भी वही जीडीपी वहाँ की थी। यानी कि एक तरह से हम कहें कि इकोनॉमिक मामले में जो रशियन कंट्रीज थी, जो उसके एलाइज थे यूएसएसआर के, वो 10 साल पीछे जा चुके थे, और 1989 में जो उनकी जीडीपी थी वही 1999 में उनकी जीडीपी होगी। यानी कि बहुत लॉस, बहुत बड़ा एक सेटबैक था इन कंट्रीज़ के लिए। द ओल्ड ट्रेडिंग सिस्टम ब्रोक डाउन विद द अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस। बिना किसी अल्टरनेटिव के जो है ट्रेड सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका था उनका। यानी कि विदेशों के साथ, यानी अन्य देशों के साथ उनका जो ट्रेड था वो सारा जो था वो पहले स्टेट करती थी, वो सारी ट्रेड सिस्टम जो थी उसकी वो कोलैप्स हो गई थी। तो ये तो कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे। सोशल प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं था कि केवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम उस समय थी रशिया और उसके और भी जो देश थे, वहाँ पर कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिले आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन। और जब शॉक थेरेपी इंट्रोड्यूस की गई उस समय कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी उभर करके सामने आए, जैसे कि द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। जो पहले वाले सोशलिस्ट सिस्टम में जो वेलफेयर की स्कीम्स वगैरह थी वो सारी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। अब द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी पुश्ड लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी। जो लोग सब्सिडी वगैरह का फ़ायदा लेते थे अब उनको कोई सब्सिडी प्रोवाइड नहीं हो रही थी, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि एक तरफ जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स थी वो सारी स्कीम्स बंद हो चुकी थी, और इसके साथ ही साथ जो सब्सिडी वगैरह की जो प्रोग्राम्स चलाए जाते थे सोशलिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से वो सारे स्कीम्स बंद हो चुकी थी लोगों के लिए। द मिडिल क्लास वेयर पुश टू द प्राइमरी ऑफ द सोसाइटी। ये जो मिडिल कास्ट जो होता है किसी भी सोसाइटी में, जो बीच वाला वर्ग होता है, वो बिल्कुल एकदम हाशिए पे चला गया था, बिल्कुल एकदम अंत की ओर अपना जा रहा था। एंड द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर। जो एकेडमिक यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो लोग इंटेलेक्चुअल्स और जो सम्मानित लोग थे वो या तो डिसइंटीग्रेट कर गए थे या माइग्रेट कर रहे थे, है ना, या तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे ताकि वहाँ पर उनको एक सम्मान की ज़िंदगी जीने को मिले। क्योंकि अब वो सम्मान भी व्यक्ति का जो एक इंडिविजुअल होता है वो भी अब यहाँ बचा नहीं था इस दौर में। A mafia emerged in most of these countries and started controlling many economic activities. अपराधियों का बोलबाला हो गया। जो बाहुबली, जैसे हम लोग फिल्म में देखते हैं कि बाहुबली बहुत सारे इकोनॉमिक और पावरफुल लोगों के टच में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को गवर्न करना शुरू कर देते हैं अपने पावर्स से। तो वैसे ही कुछ माफिया और उनके गुटों का वहाँ पर प्रचलन शुरू हो गया वहाँ पर, और ये अपराधी जो थे वो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने लगे। तो पूरी तरह से सोसाइटी जो थी, वो जो पहले एक सभ्य सोसाइटी थी, वो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी पूरी तरह से। पोस्ट सोवियत स्टेट स्पेशली रशिया वेर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर। और जैसे कि कैपिटलिज्म के हम लोग में देखते हैं कि जो डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो पहले एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था वहाँ पे, और सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। लेकिन जैसे ही ये डिसइंटीग्रेशन हुआ और वहाँ पर शॉक थेरेपी जो थी वेस्ट कंट्रीज़ की वो जब इम्प्लीमेंट की गई, तो यहाँ वहाँ पर देखा गया कि अचानक से बहुत बड़ा एक गैप रिच और पुअर के बीच में सोसाइटी में नज़र आने लगा। तो ये सारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स अचानक से डिसइंटीग्रेशन के बाद सामने आ रही थी लोगों के, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें। और कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जो मैन पावर था वो ड्रेन आउट हो रहा था इन देशों से। There were not only social and economic problems but also political problems were there. Let's see some political problems. The constitution of all these countries were drafted in a hurry, and most indulging Russia has a strong executive president
with the widest possible powers that rendered elected parliaments relatively weak. हम लोग यहाँ तक कि रशिया में भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि जितने भी कंट्रीज उस समय थे, इंक्लूडिंग रशिया, जितनी भी कंट्रीज थी, उनके संविधान को बनाने में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत जल्दीबाजी की गई। और यह एक बहुत बड़ा कारण रहा कि वहाँ प्रेसिडेंट का पावर हमेशा अधिक रहा, और वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ पे, और उनके पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो पार्लियामेंट है उसकी पावर जो है वो बहुत कम है। तो इस तरह से एक व्यक्ति जो प्रेसिडेंट के रूप में है वो एज अ डिक्टेटर वहाँ काम करने लगता है और बहुत ऑथोरिटेरियन हो जाता है। ये देखने को मिला है। इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट हैज़ ग्रेट पावर्स एंड सेवरल ऑफ देम बिकम ऑथोरिटेरियन। और ये देखने को मिला है कि जो सेंट्रल एशिया के देश थे, जो कभी सोवियत संघ के एलाई थे, वो कंट्रीज़ में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली कि जो प्रेसिडेंट का पावर है वो कभी कभी उनको ऑथोरिटेरियन बना देता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्फ टू द पावर फॉर 10 ईयर्स। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के, उन लोगों ने, जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उन्होंने अपने आप को 10 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया वहाँ का, एंड फॉर 10 ईयर्स एंड देन एक्सटेंडेड इट फॉर अनदर 10 ईयर्स। और फिर जब उनका कार्यकाल खत्म होने लगा 10 साल का, तो उन्होंने अपने आप से ही उसको 10 साल और आगे बढ़ा लिया। तो इस तरह से दिख रहा है कि ऐसा काम तो कोई एक डेमोक्रेसी में संभव नहीं है, ऐसा काम तो एक डिक्टेटर ही कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट देखने को मिली, और इसका कारण अगर जानने की कोशिश हम लोग करें तो ये था कि सोशलिस्ट मेंटलिटी से वो लोग बाहर नहीं आ पाए कभी, और कैपिटलिज्म को पूरी तरह से उन्होंने अडॉप्ट भी नहीं किया, और यही सारे कारण शायद रहे हों इन चीज़ों के पीछे कि दे अलाउड नो डिसेंट एंड अपोजिशन। वहाँ कोई अपोजिशन देखने को नहीं मिलता है, कोई अपोजिशन पार्टी है ही नहीं, यानी वन पार्टी रूल है। तो ये तो डेमोक्रेसी में होता नहीं है कि वन पार्टी रूल हो, वहाँ तो मल्टी पार्टी या 2 पार्टीज एटलीस्ट होना ही चाहिए जिनके बीच में कॉन्टेस्ट हो। तो ए जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी वाज येट टू बी एस्टैब्लिश इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज। अभी तक यहाँ पर जुडिशियरी जैसी अथॉरिटी को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका नहीं मिलता है, और ये सारे कारण देखने को मिले। तो 10 सालों के एक लंबे अंतराल के बाद इन देशों में धीरे धीरे रिवाइवल की प्रक्रिया उनकी इकोनॉमी में शुरू हुई। तो रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000 इन 10 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। 2000 से ये प्रक्रिया यहाँ चालू हुई, खास करके रशिया में, और ये लगभग 10 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस 1991 में सोवियत जो यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट किया था, और ये रिवाइविंग की प्रक्रिया जो है रशिया में ये लगभग 2000 से शुरू हुई। दे रिवाइव बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। इन कंट्रीज में ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स बहुत भरपूर मात्रा में है, तो इनके एक्सपोर्ट के जरिए ही इनकी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे ग्रो होनी शुरू हुई। अजरबैजान, काजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर। ये कुछ कंट्रीज जो हैं वो इस क्षेत्र की, जो कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और रशिया, ये कंट्रीज जो हैं मुख्य तौर पर ऑयल प्रोड्यूसर मानी जाती हैं। अदर कंट्रीज हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइन दैट क्रॉसेज देयर टेरिटरी फॉर विच दे गेट रेंट। और ये अपने ऑयल्स को अदर कंट्रीज को देते हैं बाय थ्रू पाइपलाइन। ये पाइपलाइन के जरिए पेट्रोलियम को पहुंचाते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी रहे। तो ये जब पहुंचाते हैं तो बीच में जो कंट्रीज पड़ती हैं वहाँ उन कंट्रीज़ को वो रेंट पे किया करती हैं कि आपके कंट्री से पाइपलाइन ले जाया जा रहा है तो उसके लिए आपको रेंट पे किया जाएगा। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जिनको रेंट से आमदनी हो रही थी,
क्योंकि सारे तो ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है, उनमें से कुछ ही जिनका नाम यहाँ लिया गया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ ऑयल प्रोड्यूस होता है। बाकी कंट्रीज में ये अपने पाइपलाइंस ले जाते हैं, जिनके चलते उनको कुछ रेंट पे करना पड़ता है इनको। तो वो कंट्रीज भी ग्रो कर रही थी। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ रीस्टार्टेड, और धीरे धीरे वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई, और जिसके कारण वहाँ का डेवलपमेंट अब तेज़ी के साथ हो रहा है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी समझ में आई होगी कि किस तरह से सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं था, बल्कि सोशल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी सोसाइटी में देखने को मिले उस समय, और फिर 2000 से धीरे धीरे ये कंट्रीज़ इकोनॉमिकली ग्रो करना शुरू की। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।